आज सूरत हाल ये है कि आपका इस्लामी ब्रदर कंट्री इजिप्ट, उन्होंने अपने बॉर्डर सीज कर दी। उन्होंने कहा हम नहीं इनको घुसने देंगे यहाँ। 4.5 लाख लोग इस वक्त गाजा में होमलेस हो चुके हैं। मेरा ये सवाल है, ये मेरे पाकिस्तान के जो लौंडे लपाड़े हैं, जो कि अमीर लोगों के बिगड़े हुए बच्चे हैं, अब वो कहां जाएंगे, वो जो 2 मिलियन लोग हैं? आप तो सिर्फ ट्वीट पे बैठ के मजे लेते हैं ना। आपकी नजर में तो ट्वीट ही सारी दुनिया है। ट्वीट ही आपको खाना देगी, ट्वीट के जरिए ही आप जिंदगी गुजारेंगे, और वो भी ये ऐसे लोग हैं उर्दू में ट्वीट करते हैं। मेरी इस स्टैंड पे कि मैं टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता, मुझे ट्वीट पे गालियां दे रहे हैं, वो भी उर्दू में, इंग्लिश में गालियां देने की सलाहियत भी नहीं रखते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारड़। मैं हूं शाज़िया नैयर, मेरे साथ साजिद तारड़ साहब मौजूद हैं। और सबसे पहले मैं साजिद तारड़ साहब को वेलकम करना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। इस मरतबा हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा लेट हो गया, कुछ मसरूफियात की वजह से कि तारड़ साहब जरा मसरूफ थे। साजिद साहब, हम लोग अपने प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहेंगे जो आज सबसे अहम मौजू है, इसराइल क्राइसिस, फ़लस्तीन और इसराइल का जो तनाज़ा बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया है, उसके हवाले से उसके ऊपर बात करना चाहूँगी। आपकी क्या राय है? और साथ-साथ मैं ये भी चाहूँगी कि आप इस हवाले से भी बात करें कि दुनिया भर के जो ममालिक हैं, उनका क्या स्टैंस है इस तमाम तर सूरत-ए-हाल के ऊपर, और अगर ये इस मामला मज़ीद बिगड़ता है, तो इसकी ज़द में कौन-कौन आ सकता है? ये दुनिया के लिए किस तरह से खतरा बन सकता है? ये भी कहा जा रहा है कि तीसरी जंग अज़ीम जो है वो भी शुरू हो सकती है। रशिया और बाकी जो ममालिक हैं, उनका क्या इसके ऊपर स्टैंस है? थैंक यू शाज़िया। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त दुनिया क्या समझ रही है कि ये झगड़ा शुरू किस तरह हुआ है। झगड़ा शुरू इस तरह सोचा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया, जो इजराइल के साथ अपने रिलेशनशिप ठीक करना चाहता था, 2 स्टेट पे बात हो रही थी, क्या हो रही थी, उसमें बहाना ये बनाया जा रहा है कि हमास ये समझता था कि हमें ऑन बोर्ड क्यों नहीं लिया जा रहा, हमारी हुँ, हमारी हमारी रिप्रेजेंटेशन कहाँ है। ईरान को भी इशू था, रशिया और चाइना को इशू था, क्योंकि वो यूक्रेन में उनको ब्लीड कर रहे हैं। ताइवान को आगे, इसके बाद ताइवान को छेड़ेंगे। तो हमास के 1,000 लोगों ने, जिनको मैं तो यही कहूंगा दहशतगर्द, अब दहशतगर्द की डेफिनेशन क्या होती है मेरी नजर में? दहशतगर्द वो होता है जो इनोसेंट सिविलियन के जाके घरों में घुस के दहशत फैलाता है। मैं उनको फाइटर नहीं कहूंगा। फाइटर होते अगर वो इजराइल की आर्मी के साथ फाइट करते, जो जो तैयार थे, जो तैयार या ट्रेनिंग लेते हैं, जिन्होंने यूनिफॉर्म पहने होते हैं, उनके साथ करते। हुँ, 1,000 हमास टेररिस्ट ने जाके इजराइल के योम किप्पूर के दिन जो हमला किया है उसमें, और जाके फिर सिविलियन को मारा है। सिविलियन को मारा। उन सिविलियंस के अंदर बच्चे भी मौजूद थे, औरतें भी थी, बुजुर्ग भी थे। कई लोगों के गले काटे गए। कई खवातीन को 150 के लोग, करीब 1200 मर चुके हैं इस वक्त। ज्यूज जो है इजरायली, 150 के करीब करीब हास्टेज बनाए गए। इस वक्त मुसलमान ममालिक में, दूसरे ममालिक तो अभी यूएई ने इनकी सपोर्ट कर दी है इसराइल की, इसमें कोई शक सामने नजर आ रहा है। जो ममालिक सबसे ज्यादा इसको क्रिटिसाइज करके हमास के ज्यादा जो रिश्तेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो मेरे गरीब, बैंकरप्ट, लावारिस मुल्क के शहरी हैं। अब वो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये एग्जैक्टली वही लोग हैं जिन्होंने तालिबान की जीत की खुशियां मनाई थी, पाकिस्तान में जश्न मनाए थे, तालिबान के झंडे लगाए थे। आज वो आपको बम मार रहे हैं। हुँ, आपकी दहशतगर्दी में 98% इजाफा हो चुका है सूबा सरहद में, केपीके में और बलोचिस्तान। तालिबान जो कि आपका सारा सरमाया यहां से डॉलर सक करके ले गए, आपको घुटनों के बल ले हैं। ट्रैवल एडवाइजरी उन्होंने अपने सिटीजन को कहा कि आप पाकिस्तान ना जाना, वहां हालात खराब है। आपकी इकोनॉमी के मजाक वो उड़ा हुँ, और घुस के मारते हैं आपको। आज वही लड़के जिनको उस्मान बुजदार के जो फॉलोअर हैं, जो जिनको फरा गोगी बिल्कुल नजर नहीं आती, जो इटली में बैठी और माल्टा की सिटीजन, आज वही हमास के रिश्तेदार बन चुके हैं और इस वक्त फलस्तीन फलस्तीन कर रहे हैं। मेरा उनसे ये क्वेश्चन ये है
जी। मेरा एक सिंगल क्वेश्चन है आपसे। 25 करोड़ में से मेरा ख्याल 24 करोड़ अगर देखा जाए, मेरा एक क्वेश्चन ये है, हमास ठीक है आपके हीरो हैं, उन्होंने सोचा था कि जब रिटेलिएशन में जाएगा, इजराइल जाएगा, रिटेलिएट करेगा, 2 मिलियन लोग कहां जाएंगे? आज सूरत हाल ये है कि आपका इस्लामी ब्रदर कंट्री इजिप्ट, उन्होंने अपने बॉर्डर सीज कर दी, उन्होंने कहा हम नहीं इनको घुसने देंगे। दूसरे सारी साइडों पे इजराइल ने घेरा डाल के ना बिजली भी काट दी है, पानी भी बंद कर दिया है, खुराक भी बंद कर दी। 4.5 लाख लोग इस वक्त गाजा में होमलेस हो चुके हैं। मेरा ये सवाल है, ये मेरे पाकिस्तान के जो लौंडे लपाड़े हैं, जो कि अमीर लोगों के बिगड़े हुए बच्चे हैं, अब वो कहां जाएंगे, वो जो 2 मिलियन लोग हैं? आप तो सिर्फ ट्वीट पे बैठ के मजे लेते हैं ना। आपकी नजर में तो ट्वीट ही सारी दुनिया है, ट्वीट ही आपको खाना देगी, ट्वीट के जरिए ही आप जिंदगी गुजारेंगे, और वो भी ये ऐसे लोग हैं उर्दू में ट्वीट करते हैं। मेरी इस स्टैंड पे कि मैं टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता, मुझे ट्वीट पे गालियां दे रहे हैं, वो भी उर्दू में, इंग्लिश में गालियां देने की सलाहियत भी नहीं रखते। मेरा इनसे ये क्वेश्चन है कि आप उर्दू में हार्ट की बाईपास सर्जरी कर सकते हो उर्दू में? चंद्रयान 3 बना सकते हो उर्दू में, जो तुम्हारी औकात नहीं है इंग्लिश में 2 लफ्ज भी लिखने की? पूरे मुल्क के अंदर एक भी इंग्लिश चैनल नहीं है, तुम्हारी क्या औकात है? आप कहते हो कि हम हमास हमास हमास, जाओ उनकी मदद करो। मैं खुद पाकिस्तानी पंजाबी हूं, मुझे पता है मेरे डीएनए के अंदर जिहाद मौजूद ही नहीं है, मैं उस कौम का हिस्सा ही नहीं हूं जो लड़ाई करती है, जो लड़ती है अपने। हुँ। आपको पहले आपके पठान भाई अफगानी टर्की आके मुगल वो मारते रहे हैं, मार मार के उन्होंने आपको मुसलमान किया, फिर ब्रिटिश आए वो मारते रहे हैं। आज भी आप आजाद नहीं, आज भी आप आजाद नहीं। तो इस तरह करो, पहले खुद आजाद हो लो, फिर फलस्तीन और हमास के जाके साथ करना। अब मैं अगला पॉइंट जो बताना चाहता हूं, शाजिया उनका प्लाट का झगड़ा है, उनका इजराइल के साथ रियल स्टेट, उनके जमीनी झगड़ा है, जमीन की प्रॉपर्टी का झगड़ा है। उसमें मेरे मजहब को क्यों घसीट के लाए? बच्चों को जबा करते हुए, यहूदियों के बच्चों को जबा करते हुए अल्लाह अकबर के नारे लगाते हो, उसमें मेरे मजहब का क्या रिलेशनशिप उसके साथ? मजहब इजाजत देता है किसी बच्चे को मारने का? हुँ। इस्लाम के अंदर हालते जंग में भी आप सबज दरख्त तक नहीं काट सकते आप। चलो ठीक हो गया। आपके हालात देखने हैं, इराक में देख लो, लिबिया में देख लो, अफगानिस्तान में देख लो, पाकिस्तान में देख लो। पाकिस्तान में वेस्ट आपको अगर टुकड़े ना डाले तो भूख से मर जाओगे। 76 साल से खैरात पे जिंदा हो तुम। फलस्तीन को आपकी सपोर्ट, आपके ट्वीटों की जरूरत है? फलस्तीन आपकी ट्वीटों से बनेगा? हमास आपकी ट्वीटों को बंदूकों में डाल के गोलियां चलाएगा? क्या कर सकते हो? आपकी ट्वीटें क्या कर रही हैं? आपकी सपोर्ट किस चीज की है उनके साथ? खुद खाने के लिए चीज नहीं है, उनको क्या दोगे भाई? और दूसरी बात बताऊं आपको, 98% दहशतगर्दी में जो इजाफा हुआ है उसमें सबसे ज्यादा केपीके, दूसरा बलोचिस्तान, और तीसरा बता दूं आपको बात, अगले दिन यूपी भारत के अंदर जो उनके चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्य, उन्होंने कहा है कि हमने 500 साल के बाद बाबरी मस्जिद वापस ले ली है, सिंध भी हमारा, हम वो भी लेंगे। पीछे क्या बचा है? डूबी पंजाब की। अपने मुल्क के हालात ना देखने और ट्वीट पे ट्वीट, ट्वीट पे ट्वीट। पर मैं बता रहा हूं, फैशन है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ट्वीट एक फैशन बन चुका है। जो अकल से अंधे, कानों से बहरे, जिनको सिर्फ उर्दू के अलावा कुछ आता नहीं है, उर्दू में सारा दिन एक दिन लड़कियां बन के एक दूसरे को खराब कर रहे हैं, या फिर वैसे काम। मैं देख रहा हूं इंग्लैंड से लड़के जो टाइप करते हैं, वो भी फलस्तीन के स्पेलिंग तक नहीं आते, वो भी स्पेलिंग गलत लिख के ट्वीट करते हैं। इतनी अबतर हालत है। अब उसमें आगे चलना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, एक तो मैं असली टॉपिक से हट गया हूं कि आप वहां पे हो क्या रहा है। जी। इसमें 84 ममालिक जो है इजराइल के साथ उन्होंने सपोर्ट अपनी दे दी, और इस वक्त जो सपोर्ट हासिल है सिर्फ और सिर्फ इस हमास को, हिजबुल्लाह को सपोर्ट सिर्फ जो है वो हासिल है ईरान की सपोर्ट हासिल। रशिया उनके साथ खड़ा होगा लेकिन खुल के सामने नहीं आ रहा। चाइना साथ देगा लेकिन खुल के सामने नहीं आएगा, क्योंकि दूसरी साइड पे 84 ममालिक है उनके साथ।
और जो उन्होंने ऑप्टिक्स, क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी हर चीज उनके पास है, जो हुँ, इन्होंने जिंदा बच्चों के गले गले काटे हैं, जिंदा इजरायलियों को जलाया है, उनकी हर चीज की कवरेज उनके पास मौजूद है, वो बार बार चला रहे हैं, दुनिया सारी में ऑप्टिक्स इनके खिलाफ जा रहे हैं। एक, अब आप उससे आगे चलने में बताने की कोशिश करूंगा, जो मारे गए लोग उनमें अब इस वक्त हमारा अमेरिका का जो सबसे बड़ा शिप कैरियर है दुनिया का, आइजनहावर और जेरड फोर्ड, वो जा चुके हैं रीजन के अंदर, वो खड़े हो गए वहां जाके, वो इसलिए चले गए कि और दूसरा मुल्क जो उस पर अटैक ना करे। अब उससे आगे, अच्छा, दूसरा जो 150 बंदा किडनैपिंग अगवा करके ले गए, उनमें अमेरिकन भी मौजूद हैं, उनमें फ्रेंच भी मौजूद हैं, थाई भी मौजूद हैं, अर्जेंटीना के शहरी भी मौजूद हैं, जो मारे गए हैं उनमें भी है, थाई भी है, अर्जेंटीना के भी हैं, अमेरिकन भी है। अब अगर देखा जाए तो इन सब ममालिक जो है वो ये सारे वार का हिस्सा बन चुके हैं। अब इनके पास राइट है कि जाके रिटेलिएट करें वहां पे, और वो करेंगे। अब उससे आगे मैं मजीद बताना चाहता हूं आपको कि आज टोनी बिल्किन जो अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट है, वो आज जाके उन्होंने वहां सॉलिडारिटी में वहां पे तकरीर की। मेरे लिए आज एक सबसे बड़ी शॉकिंग बात ये थी कि दुनिया की वाहिद सुपर पावर का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वजीर खारजा है, वो भी यहूदी है। और इन सर्कमस्टांसेस में, जब अगर IMF आपकी किस्तें ना दे और पांव के तलवे चटाए आपसे, आप किसी के खिलाफ बयान देने की सलाहियत रखते हैं? आप किसी मुल्क के सामने स्टैंड, किसी मुल्क का साथ ना देना क्या फर्क पड़ता, पैसे तो पड़ता ही नहीं है। लेकिन अगर आप अब खुल के कोई बात आपकी गवर्नमेंट करेगी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो? हुँ। कभी देखा, सोचा आपने कि आपका फ्यूचर क्या है, आप कहां जा रहे हैं? आप चले 76 साल हो गए, 76 साल और मजीद इंतजार कर लेते हैं इस चीज में। अब उसमें जो मैं उसमें आगे जो मजीद इसमें बताना चाहूंगा कि आज जो वेस्टर्न मीडिया जो कवरेज इसकी कर रहा था, उन्होंने कहा है कि जो ये एक फलस्तीनी है जिनका नाम अल जहीफ है, 58 ईयर्स, 58 साल उनकी उम्र है। इसके मास्टरमाइंड वो थे। और 2021 में जो मस्जिद अक्सा के ऊपर अटैक इन्होंने किया था, उस दिन उन्होंने फैसला कर लिया था कि हम ये अटैक करेंगे, और उन्हें इसकी तैयारी में 2 साल लगे। ये भी उन्होंने कन्फेस कर लिया है इसका। वो व्हील चेयर पर है खुद, उनकी बीवी और 2 बच्चे उनके जो है वो किसी हमले में मारे गए हैं। ये खुद 7 हमलों में इन्वॉल्व थे इसराइल के खिलाफ, और उनसे बाल बाल बचे हैं। उनकी कुछ तस्वीरें भी मौजूद नहीं है, और इस वक्त वेस्टर्न मीडिया उनको कहता है कि ही इज फलस्तीन का उसामा बिन लादेन है। ठीक हो गया। अब जो मैं इस वक्त आगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस, आपने पूछा इस जंग का आगे मुस्तकबिल क्या है, जी। इसको देखने वाले इस वक्त बात ये कर रहे हैं कि ये जंग यहां से निकलेगी, ये लेबनान जाएगी, हिजबुल्लाह भी इसमें इन्वॉल्व होगा, और उसके बाद सीरिया भी जाएगा। लेकिन उनमें तीनों चीजों के पीछे ईरान इन्वॉल्व और शिया लोग, इसमें सारे ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व, जो स्पेकुलेशन इसकी की जा रही है। और इसमें कोई कंट्री नहीं आएगा। रशिया और चाइना शायद यूक्रेन और ताइवान का बदला लेने के लिए अमेरिका से इसमें सपोर्ट करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में वो भी दुनिया उसको सपोर्ट नहीं करेगी। और जिस तरीके से रशियन रिसोर्सेज ब्लीड हुए हैं यूक्रेन में, उनमें भी इतनी ताकत नहीं होगी कि वो खुल खुला के सामने आ सके। चाइना की अपनी इकोनॉमी स्लगिश है, रियल स्टेट जो है वहां क्राइसिस आ चुके हैं। कोविड के बाद सप्लाई चेन रिस्टोर नहीं हुआ, वहां से लोग अपने कारोबार निकाल के भारत, फिलीपीन, बांग्लादेश और वियतनाम लेके जा रहे हैं। उनके पास भी इतनी ताकत मौजूद नहीं है। अब उसके बाद जो इसमें मैं मजीद कोई आपको बताना चाहूंगा जी। कि इस वक्त 2 कंट्रीज जो है इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, जो एक इनके मैसेंजर बने हुए हैं। एक इजिप्ट है और दूसरा जो है वो कतर है। जी। कतर जो है आपके इस वक्त हॉस्टेजेस छुड़ाने के लिए वो एफर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये जरूर बताना चाहूंगा कि हमास का जो है इस वक्त उनका लीडर है इस्माइल खानिया, वो रिहाइश पजीर है दोहा के अंदर। अब जब उनकी बात की है तो मैं ये आपके पाकिस्तानी सपोर्टर्स को कहूंगा कि अगर आप गूगल किस तरह करेंगे, गूगल तो इंग्लिश में है, किस तरह ये गूगल कर सकेंगे, मैं ही इनको बता देता हूं कि इस्माइल खानिया के बच्चों की करप्शन की स्टोरियां इस वक्त गूगल पे रिसर्च करें, सामने नजर आती हैं। उसके बच्चों के पास नेशनैलिटी है टर्की की, उसकी रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट टर्की में है। पनामा लीक में जहां नवाज शरीफ साहब को पकड़ा गया था, जिसकी वजह से
उसी पनामा लीग के अंदर इस्माइल गानिया के बच्चों के नाम भी थे। उनके बच्चे शादीशुदा हैं। वेब्स गूगल के ऊपर पड़ा है, सऊदी अरेबिया की एजेंसी की रिपोर्टें हैं कि वो नाइट क्लबों में शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी औरतों के साथ देखे गए हैं। तस्वीरें मौजूद हैं और शराब नोशी भी करते हैं। करप्शन में भी इन्वॉल्व है। गाजा में भी उनकी रियल एस्टेट है और टर्की में भी उनकी रियल एस्टेट मौजूद है। अब उसके बाद आगे चलें। खैर, करप्शन को हमारे मुल्क में और ज्यादातर मुसलमान मुल्कों में बुरा नहीं समझा जाता। वो कहते ये तो एक हमारे कल्चर का हिस्सा है। करप्शन जो है इसको इस्लामी शक्ल दे दी होगी या जिस तरह भी है, इसको बुराई तो बुराई समझी नहीं जाती ना। हालांकि मुझे किसी ने कहा था कि ताड़ साहब, हराम की कमाई से हलाल मुर्गी खरीदने से वो मुर्गी हलाल हो जाती है। इसके पीछे बहुत बड़ी सीक्रेट है। हराम की कमाई से हलाल खाना खाना हलाल नहीं होता मेरी नजर। लेकिन एक हमारे सोचें कुछ और हैं, हमारी वैल्यूज कुछ और हैं। हम अखलाकी तौर पर बड़े अरसे से बैंकरप्ट हो चुके हैं। हमें इन चीजों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चल के मैं आप आज एक और बात भी बताना चाहूंगा। साजिद साहब, मेरा अगला क्वेश्चन होगा आपसे, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम थोड़ा कम होता है, हमारा टॉपिक काफी वास्ट है कि हम लोग उसके ऊपर जितनी मर्जी बात करें ये कम होगी। और मेरा अगला क्वेश्चन ये आपसे ये है कि भारत मिडल ईस्ट क्राइसिस के साथ किस तरह से डील करेगा? भारत मिडल ईस्ट के साथ मैं अब भारत की आपने बात की है। इस वक्त मैं ये बताना चाहूंगा कि इसराइल के अंदर 18,000 भारतीय इस वक्त वहां पे बाशिंदे हैं और वो उनको अपने इनखला के लिए वो एक्टिव हो चुके हैं। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि भारत हमेशा अपने शहरियों को अपने खर्चे पे उठा के वापस ले जाता है और दूसरी साइड पर आपके शहरियों का कोई वारस नहीं है कहीं भी। हालांकि वो ज्यादातर मुल्कों के अंदर खैरात मांगते फिर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका कोई वारस नहीं है। आप दूसरे आपने भारत की बात की, ओवरसीज पाकिस्तानी की बात जब मैं कर रहा हूं, मैं उस पर भी बोलना चाहूंगा। आज की खबर है, जियो ने ब्रेक की है कि सऊदी अरेबिया ने 12,000 पासपोर्ट पाकिस्तान एम्बेसी को दिए हैं और उन्होंने कहा है कि ये हमने अफगानियों से पकड़े हैं जो पाकिस्तानी पासपोर्टों के ऊपर सऊदी अरेबिया में काम करें। आप इसमें अंदाजा लगा लें आपके पासपोर्ट की और आपकी दुनिया में क्या इज्जत होगी। और मैं अगली जो बात बताना चाहूंगा किस तरह डील करेगा इसराइल के साथ उनकी जो रिलेशनशिप है बड़े पुराने हैं। इसराइल के अंदर उनकी जो कहा जाता है कि देयर रिलेशनशिप्स आर कॉल्ड द ट्रिपल डी। ट्रिपल डी से बाद है डिफेंस, डायमंड और ड्रिप टेक्नोलॉजी, इरिगेशन। उसमें देखा जाए तो 1950 के अंदर इसराइल को एक्सेप्ट किया गया था, लेकिन वहां पे एम्बेसी 1992 में बनाई गई। मोदी साहब पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो इसराइल के दौरे पर गए और इस वक्त मैं समझता हूं कि इसराइल के साथ उनके रिलेशनशिप डिफेंस के, डायमंड के, और जो 18,000 वहां पे लोग हैं वो भी कुछ वहां नर्सिंग होमों में काम करते हैं लोग, कुछ डायमंड के ट्रेडर्स हैं और कुछ आईटी के लोग हैं। लेकिन उनके रिलेशनशिप उनके स्ट्रांग हैं। अपने एक दूसरे के साथ जंगों में वो सपोर्ट करते रहे हैं और उनके वो मेरे ख्याल में जो भारत ने एक चीज सीख ली है कि वो अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेते हैं, मुल्की मुफाद में डिसीजन लेते हैं। उनके कोई प्रॉपर्टियां, उनके जो है ज्यादातर लोग जो है वो करप्शन से प्रॉपर्टियां लंदन और टोरंटो में नहीं बनाते। ज्यादातर उनके प्राइम मिनिस्टर, जज और जर्नल रिटायर होकर भारत में ही रहते हैं, तो उनको कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है कि वो इनके साथ किस तरह डील करेंगे। और आज की एक खबर जो मैं बताना चाहूंगा, दो खबर बताता हूँ। वर्ल्ड बैंक की नई रिपोर्ट आई है कि इस वक्त दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी जो है वो 6.8 के रेट पर भारत की इकॉनमी है जो आगे जा रही है। आज एक जब आपने भारत की बात की तो मैं दो चीजें मेंशन करना चाहूंगा। 80 करोड़ लोग जो है पिछले कुछ अरसे के अंदर चाइना के अंदर गुर्बत से ऊपर उनको लाया गया है। 13 करोड़ लोग भारतीय जो है वो पिछले 20 सालों में गुर्बत की सतह से ऊपर आए। दुख से कहूंगा कि 9 करोड़ पाकिस्तानी पिछले 10-20 साल में गुर्बत से नीचे जा चुके हैं। 24 करोड़ 25 करोड़ आपकी आबादी है, 9 करोड़ लोग गुर्बत से नीचे। लेकिन आपको अभी तक कोई होश नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई मुस्तकबिल नहीं है। आज भी अगर किसी से पूछा जाए तो पाकिस्तान अंधेरे में है। किसी से पूछा जाएगा फ्यूचर क्या है, कोई किसी को नहीं पता कि क्या फ्यूचर। साजिद साहब, पाकिस्तानी वजीर आजम के चाइना के दौरे के हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए, पाकिस्तानी वजीर आजम की चाइना के दौरे पे राय तो मैं ये तब दूं कि अगर उनको पूछा जाए कि आप अमेरिका क्या लेने आए थे, उनसे पूछा जाए कि आप फ्रांस क्या करने गए थे, उनसे पूछा जाए आप इंग्लैंड क्यों गए थे। आप केयर टेकर गवर्नमेंट का हिस्सा है जिसका सिर्फ एक जॉब है
इलेक्शन कराना 90 डेज के अंदर। हुँ। लेकिन पता नहीं वो चाइना क्या करने जा रहे हैं, पता नहीं वो बैलेट पेपर खरीदने जा रहे हैं बच्चों को साथ लेके या क्या कर रहे हैं। ये तो फिर जो उनको लेकर आए हैं, जिन्होंने उनका नाम घड़े से निकाला है, उनको पूछना चाहिए कि भई आप क्यों जा रहे हैं? हम पहले बैंकरप्ट हो चुके हैं, खाने को चीज़ कोई नहीं है, सुबह खाते हैं, शाम की फ़िक्र है। दूसरी एक और बात आज मैं इस जंग के जी। हवाले से बताना चाहूँगा कि पेट्रोल आलमी मार्केट के अंदर उसकी प्राइस बढ़ रही है और मज़ीद बढ़ेगी इस जंग की वजह से। और फिर कौन इसमें ज़लीलो ख्वार होगा मज़ीद? डेवलपिंग कंट्रीज़ के गरीब लोग फिर दोबारा मार खाएँगे, जिसमें पाकिस्तान भी होगा। साजिद साहब मेरा आखिरी क्वेश्चन होगा आपसे कि जो मेजर चैलेंजेज़ हैं, इस्लामिक वर्ल्ड के ख़ास तौर पे जो मेजर चैलेंजेज़ हैं, वो आपकी नज़र में क्या हैं? उन चैलेंजेज़ से कैसे निपटा जा सकता है? आगे फ्यूचर क्या होगा इस्लामिक वर्ल्ड का? देखिए, इस्लामिक वर्ल्ड के बारे में मेरी आज मैं इस्लामिक वर्ल्ड के हवाले से बताता हूँ, जो 9 अफ्रीकी मुल्कों के अंदर इस पिछले 1 साल के अंदर जो है, मिलिट्री ने टेक ओवर किया है। जी। इनकलाब आए हैं, मिलिट्री ने टेक ओवर किया। ज़्यादातर ममालिक इस्लामी थे। इस्लामी ममालिक मिडल ईस्ट को देख लें आप, जहाँ ऑयल प्रोड्यूसिंग है। उनके बाद खुदा ताला की ज़ात ने तेल इतना दिया जिसकी हद कोई नहीं। एक भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं बना सके, आज भी इलाज कराने के लिए लंदन और अमेरिका आते हैं। एक भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं बना सके, जहां उनके बच्चे पढ़ सके। सारे लंदन, अमेरिका और कनाडा जा रहे हैं पढ़ने के लिए, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। हुँ। अगर ये हालात है और दूसरा आप देख लें, ये जो टूटे-फूटे मुल्क हैं, जिस तरह ये पाकिस्तान है, इस तरह के टूटे-फूटे कुछ और मुल्क, अब तो बांग्लादेश भी आपसे आगे, मैं अफ़गानियों के साथ ही आपको मैच कर सकता हूँ, सोमालिया जी। के साथ मैच कर सकता हूँ। इन ममालिक में आप देख लें, नंबर 1 सबसे बड़ा इस्लामिक वर्ल्ड का इश्यू इस वक़्त करप्शन है। और करप्शन क्यों है? उसकी वजह ये है कि लीडरशिप कोई नहीं है, सिस्टम कोई नहीं है। और दूसरा मैं एक और बात आपको ये बताना चाहूँगा, इस्लाम से दूरी है, मौत का खौफ ना होना, खौफ़ खुदा ना होना, ये फंडामेंटल इश्यूज़ हैं इस वक़्त इस्लामिक कंट्रीज़ में। मैं जिस मुल्क में बैठा हूँ, यहाँ पे आप सोच नहीं सकते मुझे जितनी अपनी फ्रीडम ऑफ रिलिजन है, मैं समझता इतनी सऊदी अरेबिया के अंदर भी नहीं है। अगर देखा जाए, सिवाय कलमा पढ़ने के बाकी ये हर काम वो करते हैं, जो एक आपको इस्लामिक तालीमात आपको हुँ। आपके अंदर अगर देखा जाए, पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो इस्लाम, आप मुझे खुद बताएं, पाकिस्तान में इस्लाम है जिसका वजूद ही इस्लाम के नाम पर लाया गया था? क्या आप खुश हैं वहां स्टेट ऑफ इस्लाम की? एक एक गली में 4-4 मस्जिदें और एक दूसरे को काफिर काफिर कह रहे हैं सारे। दर हकीकत मैं कई दफा अफगानी रेडियो टीवी देखता हूं, अफगानी जो वहां पे रहने वाले हैं तालिबान, वो आपको मुसलमान नहीं समझते। तो ये क्या इस्लाम है? किस चीज का प्रचार? क्यों इस तरह आप मजहब के साथ इस तरह कर रहे हैं? सारा दिन एक दूसरे को अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, लेकिन एक दूसरे के कमर में छुरी मारते हैं, आप एक दूसरे के साथ फ्रॉड करते हैं, रिश्वत हुँ। लेते हैं, धोखे देते हैं, दाढ़ियां रख के हज करने से दिखावे के इस्लाम के साथ आप, यही एक वजह है कि अब दर हकीकत आप, इस्लाम इज अ फॉरेन रिलीजन पाकिस्तान, आपने उसकी फिलॉसफी और उसके फंडामेंटल को समझने की कोशिश नहीं की। आपका हुँ। जोर जो है सिर्फ रिचुअल्स पर है। नमाज तर्जमे के साथ ना पढ़नी, कुरान को तर्जमे के साथ ना पढ़ना, उसके मफहूम को ना समझना, अपनी जिंदगी में आप सिर्फ जो है रोजा रख के सारा दिन इंडियन फिल्में देख के रात को दुकान खोल लेने से ये रोजे रोजे नहीं। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और साजिद तारड़ साहब को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में हम फिर आपसे बात करेंगे, कुछ नए टॉपिक्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान